नमस्कार। आज हम 3 अहम अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर गहराई से बात करेंगे। जी। पहला, यूक्रेन युद्ध पर रूस को लेकर अमेरिका और नेटो का बढ़ता दबाव और भारत जैसे देशों पर इसका क्या असर हो सकता है। दूसरा, इजराइल ने गजा में एक नया कॉरिडोर बनाया है, उसके क्या मायने हैं। हाँ, ये भी जरूरी मुद्दा है। और तीसरा, अफगानिस्तान से हजारों लोगों को चुपके से ब्रिटेन ले जाने का एक ऑपरेशन जो एक डेटा लीक से जुड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास है। चलिए यूक्रेन से ही शुरू करते हैं। पहले तो ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दिया था 50 दिन वाला। हाँ, जिसे रूस ने ज्यादा भाव नहीं दिया था। सही कहा। लेकिन अब नेटो चीफ मार्क रूट ने एक नई और शायद ज्यादा गंभीर चेतावनी दी है। बिल्कुल। रूट ने अमेरिकी सेनेटर से साफ कहा है कि अगर भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश रूस से व्यापार, खासकर तेल और गैस का जारी रखते हैं, हाँ, और पुतिन शांति वार्ता को लेकर गंभीर नहीं होते, तो इन देशों पर भी, मतलब रूस के साथ व्यापार करने वालों पर 100% तक सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पर बहुत 100%, ये तो बहुत बहुत ज्यादा है। भारत के लिए इसका क्या मतलब होगा? ये चिंता की बात है। देखिए, जेएनयू के प्रोफेसर राजन कुमार के अनुसार भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है। 85%? हाँ, और इसमें से करीब 40% फिलहाल रूस से आ रहा है। पिछले साल का तेल आयात बिल ही कोई $120 बिलियन था। बाप रे। और रूस के साथ कुल व्यापार शायद 65-68 बिलियन डॉलर का है। तो अगर 100% प्रतिबंध लगते हैं तो तेल का बिल तो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो क्या भारत को रूस से तेल लेना कम करना पड़ेगा? मजबूरी होगी? हाँ, दबाव तो बहुत बढ़ जाएगा। शायद भारत को दूसरे सप्लायर्स की तरफ देखना पड़े, और वो आसान नहीं होगा, ना ही सस्ता। सही। अच्छा, वैसे ट्रंप एक तरफ दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं दे रहा। हाँ, उन्होंने साफ किया है कि मॉस्को पर हमले के लिए उकसाया नहीं जा रहा, लेकिन पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम वो भेजे जा रहे हैं। अच्छा, ये वो मिसाइल डिफेंस वाले सिस्टम? जी, जो हवा में ही मिसाइलों या विमानों को मार गिराते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनका पैसा जर्मनी जैसे दूसरे नेटो सदस्य दे रहे हैं। और रूस में क्या चल रहा है? वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? मॉस्को से जो खबरें आ रही हैं, लगता है आम लोग भी अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव से काफी परेशान हैं। कुछ लोग तो परमाणु युद्ध तक की आशंका जता रहे हैं। और क्रेमलिन भी, ऐसा लगता है, निराश है कि वो ट्रंप को अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करने के लिए राजी नहीं कर पाया। चलिए अब जरा मिडल ईस्ट रुख करते हैं। इजरायली सेना ने गजा में एक नया कॉरिडोर बनाया है। जी हाँ, ये मेगन ओज कॉरिडोर करीब 15 किलोमीटर लंबा है और दक्षिणी गजा के खान यूनिस शहर को 2 हिस्सों में बांटता है। इजराइल कह रहा है कि ये तीसरा ऐसा कॉरिडोर है। मकसद क्या बताया जा रहा है? आधिकारिक तौर पर तो यही कि इससे हमास पर दबाव बढ़ेगा, उनके लड़ाकों की आवाजाही रुकेगी। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी ही है? कुछ और भी कहा जा रहा है। हाँ, आलोचक हैं जो कह रहे हैं कि ये कॉरिडोर और साथ में दक्षिण में कैंप बनाने की योजना ये इशारा करते हैं कि शायद इजराइल गाजा के लोगों को स्थायी रूप से विस्थापित करना चाहता है। मतलब उन्हें हमेशा के लिए उनके घरों से हटाना? कुछ लोगों को ऐसी आशंका है। और इसी बीच खान यूनिस से एक बहुत ही दर्दनाक खबर भी आई है। क्या हुआ वहाँ? एक सहायता वितरण केंद्र पर भगदड़ मच गई। भीड़ में कुचलकर 20 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत तो दम घुटने से हुई। अरे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जो सहायता एजेंसी है GHF, वो तो उपद्रवियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। इशारा शायद हमास की तरफ है। पर GHF के अपने तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो लोगों को घंटों खतरनाक भीड़ में इंतजार करवाते हैं। ये तो मानवीय संकट को और बढ़ा रहा है। और वेस्ट बैंक में भी तनाव है। हाँ, वहाँ एक फिलिस्तीनी अमेरिकी नागरिक हैं, सैफ मुसालत। उनकी कथित तौर पर यहूदी सेटलर्स द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद अमेरिकी राजदूत ने इजराइल से कहा है कि इसकी तेजी से और पूरी जांच की जाए। तो एक तरफ ये क्षेत्रीय संघर्ष और मानवीय संकट, हाँ। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग तरह का मामला ब्रिटेन से सामने आया है। हाँ, ये अफगानिस्तान से जुड़ा है। हजारों अफगान नागरिकों को गोपनीय तरीके से ब्रिटेन लाया गया। गोपनीय तरीके से? क्यों? क्योंकि 2021 में जब तालिबान काबुल पर कब्जा कर रहा था, उससे ठीक पहले ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की एक अधिकारी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती? उनसे उन हजारों अफगान नागरिकों का डेटा लीक हो गया जिन्होंने ब्रिटिश सेना की मदद की थी। मतलब उनके नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सब कुछ। अरे ये तो उनकी जान को सीधा खतरा था। बिल्कुल। तालिबान के हाथ ये जानकारी लग जाती तो जाहिर है उनकी जान खतरे में थी और इस लीक को छुपाया गया था। ऐसा ही लगता है।
रिपोर्ट के मुताबिक पिछली सरकार के कार्यकाल में इसे गोपनीय रखने का आदेश दिया गया था। अच्छा। रक्षा मंत्रालय को लीक का पता चला अगस्त 2023 में, लेकिन इन लोगों को चुपचाप ब्रिटेन लाने का ऑपरेशन अप्रैल 2024 में शुरू हुआ। अब जाकर सरकार ने माफी मांगी है और वो गोपनीयता का आदेश भी हटा लिया है। रक्षा मंत्री ने इसे नाकामी माना है? हाँ, उन्होंने इसे विभाग की बड़ी नाकामी कहा है। उन लोगों का क्या हाल है जिन्होंने मदद की थी, जिनका डेटा लीक हुआ? उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। एक प्रभावित व्यक्ति ने पहचान छिपाते हुए बताया है कि वो बहुत डरा हुआ है। उसे डर है कि अगर उसे वापस अफगानिस्तान भेजा गया तो उसे और उसके परिवार को मार दिया जाएगा। और अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। हाँ, चिंता की बात यह है कि अभी भी करीब 2500 ऐसे अफगान हैं जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालना बाकी है, और इस लीक के बाद तो वो और भी ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। तो आज हमने देखा कि कैसे यूक्रेन युद्ध का असर दूर तक जा रहा है, भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर भी। बिल्कुल, आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। उधर गाजा में जमीनी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, नए कॉरिडोर बन रहे हैं जिन पर सवाल हैं, और मानवीय सहायता पहुंचाना भी खतरनाक हो गया है। हाँ, और सहायता के दौरान ही लोगों की जानें जा रही हैं। और फिर ये ब्रिटेन वाला मामला, जहां एक सरकारी डेटा लीक ने हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया और एक गोपनीय बचाव अभियान चलाना पड़ा। जी, ये तीनों मामले दिखाते हैं कि कैसे वैश्विक संघर्ष, कूटनीति और सुरक्षा में हुई एक चूक भी आपस में जुड़ सकती है। इनका असर बहुत गहरा और दूरगामी होता है। और सोचने वाली बात यह भी है कि आज के इस डिजिटल युग में, जहां जानकारी इतनी तेजी से फैलती है या लीक हो सकती है, वहां राष्ट्रीय सुरक्षा और आम इंसान की व्यक्तिगत सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो गया है। खासकर तब जब दांव पर इंसानी जिंदगियां लगी हों। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, नेटो ने क्यों गई भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात। If you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil, दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस नेटो के चीफ मार्क रूटे ने कहा, अगर भारत ने रूस के साथ जारी रखा व्यापार तो लगाए जाएंगे सेकेंडरी सैंक्शंस। क्या इसका भारत पर हो सकता है असर, दिखाएंगे कार्यक्रम में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। इसके अलावा कार्यक्रम में आज यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने का अमेरिका का अल्टीमेटम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मानने से किया इनकार। देखेंगे अमेरिका से बिगड़ते रिश्तों पर रूस में क्यों दिख रही है बेचैनी। इस्राइल ने गजा में बनाया एक और कॉरिडोर, खान यूनिस शहर को 2 हिस्सों में बांटा। इस कदम के पीछे क्या है इस्राइल का प्लान। डेटा लीक होने के बाद अफगानिस्तान से हजारों लोग चुपके से पहुंचाए गए ब्रिटेन। ब्रिटेन को क्यों चलाना पड़ा ये सीक्रेट ऑपरेशन, जानेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। और कार्यक्रम में सबसे पहले बात रूस यूक्रेन जंग की। पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 50 दिनों में जंग रोकने का अल्टीमेटम दिया था, और अब नेटो चीफ मार्क रूटे ने रूस से कारोबार करने वाले देशों को चेतावनी दी है। दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री अलायंस के चीफ ने अमेरिकी सेनेटर से मुलाकात के दौरान कहा कि अगर भारत, चीन और ब्राजील ने रूस के साथ कारोबार करना जारी रखा तो उन पर बहुत कड़े सैंक्शंस यानी कारोबार वगैरह से जुड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अगर आप चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और आप अभी भी रूस के साथ ट्रेड कर रहे हैं और उससे तेल या गैस लेकर कई बार उसे और ज्यादा दाम पर बेच रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर मॉस्को में वो शख्स पीस टॉक्स के बारे में सीरियस नहीं होता है तो मैं आप पर 100% सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दूंगा। तो ये नाटो आखिर है क्या? नेटो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 32 देशों का मिलिट्री अलायंस है। इसके चीफ ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस से कारोबार जारी रखने पर जो सेकेंडरी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है, उसके मायने क्या है? नेटो चीफ कैसे टैरिफ लगाने की बात कर सकते हैं और क्या भारत पर इसका असर हो सकता है? कुछ देर पहले मैंने यही सवाल किया दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर राजन कुमार से। देखिए, जहां तक मैं तेल की बात करूं तो लगभग 85%, 85% जो भारत है तेल का आयात करता है दूसरे देशों से। उसमें सबसे ज्यादा जो आयात करता है वह अभी रूस से करता है। लगभग 40% के आसपास आप भारत आयात करता है, और भारत का कुल जो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट होता है उसका भी लगभग पिछले साल की बात करूं तो 120
बिलियन डॉलर था। नाटो के चीफ मार्क रूटे का जो एक बयान आया है कि वो इससे पहले ट्रंप का भी बयान आया था जिसमें उन्होंने बोला कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे। 100% की बात हुई, ट्रंप ने तो 500% की भी बात की थी। तो वैसे में अगर सैंक्शन लगाया जाता है 100% या उससे ज़्यादा, जिसकी बात नाटो चीफ ने की, ट्रंप ने भी की, तो उसमें निश्चित रूप से भारत उसमें प्रभावित होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का जो ट्रेड है अभी रूस के साथ वो लगभग 65 से 68 बिलियन के आसपास बताया जा रहा है। तो वैसे में अगर सैंक्शन लगता है 100%, तो आप मान के चलें कि हमारा जो तेल का बिल है वो काफी बढ़ेगा। और दूसरा, इसमें संभावना यह है कि फिर हम दूसरे देशों से आयात ज्यादा करेंगे और रूस से फिर शायद कम कर देंगे। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ना तो यूक्रेन को लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइल दे रहे हैं, ना ही उन्होंने यूक्रेन को रूस और उसकी राजधानी मॉस्को पर हमला करने को कहा है। लेकिन एक चीज जो यूक्रेन को दी जा रही है वो है पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की एक खेप। इन हथियारों के लिए नेटो के सदस्य देशों ने पैसा दिया है। ट्रंप ने पत्रकारों से ये बात करते हुए जानकारी दी। हथियारों को भेजना शुरू कर दिया गया है। ये जर्मनी की ओर से दिए जा रहे हैं और इनके बदले अमेरिका को पूरा भुगतान होगा। अभी नेटो के जरिए यूरोपियन यूनियन ऐसा कर रहा है, लेकिन नेटो ही हमें सारा भुगतान करेगा। कुछ मामलों में यूरोपीय संघ के देश सीधे तौर पर हमें पैसे देंगे, लेकिन हमें हर हाल में पूरा पैसा मिलेगा। तो हमें अब और इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा, हमें हमारा पूरा पैसा वापस मिलेगा। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को धमकी दी थी कि अगर 50 दिनों में सीज फायर नहीं हुआ तो प्रतिबंध लगाए जाएंगे। हालांकि रूस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। मॉस्को से बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग बता रहे हैं कि रिश्तों में तलखी कितनी बढ़ गई है। मॉस्को के लोग कल जंग के बारे में नहीं, मौसम के बारे में बात कर रहे थे। अचानक आई बाढ़ से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है। क्रेमलिन में हालात सामान्य है, मगर वहां भी व्लादिमीर पुतिन को एहसास हो गया होगा कि अमेरिका के साथ रिश्तों में खटास आने के साथ ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अखबारों में इसी का जिक्र था। यूक्रेन को मिलेंगे और हथियार। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दी और प्रतिबंध लगाने की धमकी। जूलियस सीजर की जान लेने वाले ब्रूटस की तर्ज पर इस हेडलाइन में लिखा है, एड टू ट्रंप, यानी ट्रंप तुम भी। बाद में क्रेमलिन के कॉन्फ्रेंस हॉल में व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका के ये फैसले यूक्रेन को संकेत हैं कि वो जंग जारी रखे। मैंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बीबीसी को बताया कि वो निराश तो हैं, मगर पुतिन से नाता नहीं टूटा है। इस पर आप कुछ कहेंगे? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। President Trump does not have a monopoly on disappointment. ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप ही निराश हुए हैं। यहाँ क्रेमलिन में भी 6 महीने की कोशिशों के बाद गहरी निराशा छाई हुई है। रूस डोनाल्ड ट्रंप से अपनी बातें मनवाने और अपनी शर्तों पर यूक्रेन के साथ जंग खत्म करवाने में नाकाम रहा है। On Russia's terms. हमें देखने को मिला कि मॉस्को में लोग रूस और अमेरिका में बढ़े तनाव की वजह से फिक्रमंद हैं। लारिसा ने मुझसे कहा, इस तनाव से कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियर वॉर भी। मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर की फिक्र है। इलिया ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ये संघर्ष थमेगा, पुतिन और ट्रंप के बीच कोई समझौता होगा। लेकिन रूस नहीं चाहता कि उस पर किसी पीस डील के लिए प्रेशर बनाया जाए, इसलिए फिलहाल वो जीत की उम्मीद से जंग जारी रखे हुए है। बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर आई है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने पड़ोसी देश सीरिया की राजधानी दमिश्क में सेना के मुख्यालय पर ड्रोन अटैक किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि दक्षिणी सीरिया के द्रूज में सांप्रदायिक हिंसा में करीब 250 लोगों की मौत होने के बाद ये कदम उठाया गया है। आईडीएफ ने हाल ही में स्वेदिया प्रांत में बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए भेजे गए सीरियाई सैनिकों पर हवाई हमले किए थे। वहीं गाजा में एक एज डिस्ट्रीब्यूशन साइट में 20 लोग मारे गए। विवादों में घिरे अमेरिका और इजराइल समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने पुष्टि की है। जीएचएफ का कहना है कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में साइट में इसमें से कई लोग अफरा तफरी और भीड़ होने की वजह से कुचलकर मारे गए। नासिर अस्पताल ने इस बात की पुष्टि की है। इनमें से 10 लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हुई है। इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता इमोजन फॉक्स। The foundation has said that it thinks जीएचएफ ने कहा है कि उसे लगता है कि भीड़ में उपद्रवी थे और इसके लिए वो हमास के लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जहां तक जीएचएफ साइट्स की बात है, मैं साफ साफ कहूं तो जिनीवा से, जो कि संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कोशिशों का केंद्र है, जहां पर मदद पहुंचाने का सालों का अनुभव है,
यहाँ भी कुछ हफ्तों से जीएचएफ की मदद पहुँचाने के तरीकों की आलोचना हो रही है। इन साइट्स पर घंटों तक लोग इंतजार करते हैं और उन्हें वहाँ एक झुंड में इकट्ठा कर दिया जाता है। यहाँ मौजूद एक्सपीरियंस्ड एड वर्कर्स का कहना है कि ये काफी डेंजरस है। GHF delivers aid focused in small sites where crowds फिलहाल इजरायली सेना ने एक नया कॉरिडोर बनाया है जो दक्षिणी गजा के खान यूनिस को 2 हिस्सों में कुछ इस तरह बांटता है। इजराइल का कहना है कि 15 किलोमीटर लंबा मेगन ओज कॉरिडोर, जो इलाके में तीसरा कॉरिडोर है, उससे हमास पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और इसके लड़ाकों की गतिविधियों को सीमित करेगा। आलोचकों का कहना है कि इन कॉरिडोर्स और दक्षिण में एक कैंप बनाने का इजराइल का ऐलान ये बताता है कि इजराइल गजा के लोगों को परमानेंटली डिस्प्लेस करना चाहता है। और इजराइल में अमेरिकी राजदूत ने इजरायली सरकार से कहा है कि वो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक फ़लस्तीनी अमेरिकी के यहूदी सेटलर्स के हाथों मारे जाने की तेज़ी से जांच पड़ताल करें। माइक हकम ने कहा है कि इस क्रिमिनल और टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अमेरिका के फ्लोरिडा के रहने वाले 21 साल के सैफ मुसालत की सिंजील में पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल। ये बात इसराइल में सबको पता है कि माइक हक्काबी वेस्ट बैंक में मौजूद इसराइली सेटलमेंट्स के लंबे समय से समर्थक रहे हैं और वहाँ एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स की बढ़ रही हिंसा के बारे में भी उन्होंने हाल फिलहाल में कुछ नहीं कहा। शुक्रवार को जब वेस्ट बैंक में सैफ मुसालत की हत्या हुई तब अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। सैफ का परिवार जो फ्लोरिडा में रहता है, उनका कहना है कि सैफ अपने परिवार की उस जमीन की हिफाजत कर रहे थे जिन्हें सेटलर्स छीनने की कोशिश कर रहे थे। बात एक ऐसी घटना की जिसकी वजह से हजारों अफगान नागरिकों की जान खतरे में पड़ गई थी। ब्रिटेन को हजारों अफगान नागरिकों को गोपनीय ढंग से अपने यहाँ लाना पड़ा क्योंकि एक ब्रिटिश डिफेंस अधिकारी से गलती से इन नागरिकों से जुड़ा डेटा लीक हो गया। ये वो अफगान नागरिक थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जंग के दौरान ब्रिटिश सेना की मदद की। उनकी जानकारी लीक होने की ये बात साल 2021 से पहले की है, जब अफगानिस्तान से वेस्टर्न फोर्सेस की रवानगी हो चुकी थी और तालिबान सत्ता संभाल चुका था। कंजर्वेटिव सरकार के कार्यकाल के दौरान दिए गए एक विशेष आदेश के तहत इस लीक से जुड़ी जानकारी को सीक्रेट रखा गया था, मगर अब सरकार ने इस लीक से प्रभावित हुए लोगों से माफी मांगी है। बीबीसी संवाददाता फ्रैंक गार्टनर की रिपोर्ट। काबुल एयरपोर्ट अगस्त 2021। देश छोड़ने की कोशिश में जुटी भीड़ क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान ने फिर से कब्जा कर लिया था। पीछे छूट गए हजारों अफगान सैनिक और उनके परिवार। इनमें से कईयों ने ब्रितानी सेना के साथ काम किया था और तालिबान की वापसी से उनकी जान को खतरा था। ब्रिटेन ने उनको बाहर निकालने के लिए ARP नाम की योजना बनाई थी, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि एक डेटा शीट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से गलती से लीक हो गई। इसमें हजारों अफगान लोगों के नाम और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स थीं। मैंने लीक हुई इस लिस्ट में शामिल एक व्यक्ति से बात की। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए कहा। वो अफगानिस्तान से भाग गए थे, लेकिन अपने परिवार के लिए उनको डर है। अब मैं डरा हुआ हूँ और अपनी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है और भविष्य को लेकर मैं नाखुश हूँ। अगर मैं वापस गया या मुझे अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया तो ये 100% तय है कि मुझे मेरे परिवार के साथ मार दिया जाएगा। संसद में कल रक्षा मंत्री जॉन हीली ने इस लीक से प्रभावित हुए सभी लोगों से माफी मांगी। हमारे विभाग से हुई ये एक गंभीर चूक थी। स्पष्ट तौर पर डेटा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ और ये उस वक्त ARAP स्कीम में हुए कई डेटा लीक्स में से एक था। फरवरी 2022 में एक ब्रिटिश डिफेंस अधिकारी ने अनजाने में हजारों अफगान नागरिकों का पर्सनल डेटा लीक कर दिया था। अगस्त 2023 में ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय को इस डेटा लीक के बारे में पता लगा। तब सरकार ने ये आदेश दिया था कि इस लीक को सीक्रेट रखा जाए। अप्रैल 2024 में एक सीक्रेट अफगान रिलोकेशन स्कीम लॉन्च की गई थी और अब स्वतंत्र तौर पर किए गए रिव्यू के बाद लीक को सीक्रेट रखने के आदेश को हटा लिया गया है। This isn't the first data breach by the MOD. ये पहली बार नहीं है जब रक्षा मंत्रालय की ओर से अफगानिस्तान में ब्रितानी सेना के साथ काम करने वाले अफगान नागरिकों का डेटा लीक हुआ हो। ऐसा 4 साल पहले भी हुआ था, लेकिन शायद ये ज्यादा चौंकाने वाला है। जिन हजारों अफगान नागरिकों के नाम इस डेटाबेस में थे, उन्हें लगा था कि उनकी डिटेल्स सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि ये डेटा लीक पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ था।
लेकिन ये बात अफगानिस्तान में मौजूद उन 2500 अफगान लोगों को शायद ही राहत दे जिन्हें अभी भी सुरक्षित बाहर निकाला जाना बाकी है। बीबीसी संवाददाता फ्रैंक गार्डनर की रिपोर्ट। और अमेरिका के न्यूयॉर्क को दुनिया के सबसे शानदार महानगरों में गिना जाता है, लेकिन भारी बारिश ने यहाँ कई इलाकों में बाढ़ जैसे कुछ इस तरह के हालात बना दिए हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 28th स्ट्रीट स्टेशन ट्रेन के भीतर बैठे मुसाफिर देख रहे हैं और पानी तेजी से स्टेशन में घुस रहा है। और दूसरे वीडियो में देखा जा सकता है कि यात्री अपनी सीटों पर हैं और ट्रेन में पानी घुस रहा है। दूसरे इलाकों से आए वीडियो में भारी बारिश में गाड़ियां भी डूबी हुई देखी जा सकती हैं। न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मर्फी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। और लबूबू डॉल, नाम तो सुना होगा आपने, आजकल काफ़ी मशहूर हो रही हैं डॉल्स। इसे बनाने वाली चीनी टॉय कंपनी पॉप मार्ट का कहना है कि इस साल की पहली छमाही में इसका प्रॉफिट काफ़ी बढ़ने वाला है। सोचिए कितना, 1-2 नहीं बल्कि कंपनी को 350% तक मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है और इस दौरान उसका रेवेन्यू भी 3 गुना तक बढ़ा है। लबूबू डॉल्स की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसके चलते कंपनी ने दुनिया भर में 2000 से ज़्यादा वेंडिंग मशीनें और स्टोर्स खोले। 2024 में कंपनी के कुल रेवेन्यू का 40% चीन के बाहर से आया। पॉप मार्ट की स्टॉक मार्केट वैल्यू $40 अरब से ज़्यादा है। कंपनी का कहना है कि ग्लोबल पहचान और कॉस्ट कंट्रोल की वजह से उसका मुनाफा बढ़ा है। फेमस होने के बाद इसकी कालाबाजारी भी शुरू हो गई। जून में चीनी अधिकारियों ने 46,000 से ज़्यादा नकली लबूबू डॉल्स को जब्त भी किया। और क्या आपको फ्रूट टी पीना पसंद है जिसमें फलों को काट कर रखा जाता है, या फिर ऑरेंज जूस पीना पसंद है? अब वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इनसे नुकसान हो सकता है। एसिडिक फ्रूट्स और ड्रिंक्स की वजह से दांतों को ऐसा नुकसान होता है जिसे ठीक करना भी मुमकिन नहीं होता। ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर हमारी इन चीज़ों को पीने की आदत और टाइमिंग ठीक हो तो इससे टूथ इरोजन यानी दांतों को घिसने से बचाया जा सकता है। ज़्यादातर फल एसिडिक होते हैं और कुछ सिट्रस फ्रूट्स, बनाना और एप्रिकॉट से भी ज़्यादा एसिडिक होते हैं। एसिडिक फ्रूट्स और ड्रिंक जैसे चिलीज, टमाटोज, केचप, विनेगर, अचार, फ्रूट स्क्वैश, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड टीज, इनसे नुकसान हो सकता है। और अब दुनिया की कुछ और खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। हांगकांग में सेम सेक्स कपल्स को कुछ अधिकार देने वाले बिल ने पहली अड़चन पार कर ली है। इससे पहले एक कोर्ट ने कहा था कि सरकार ने सेम सेक्स कपल्स को कुछ अधिकार ना देकर बुनियादी कानूनों को तोड़ा है। अब एक बिल लाया गया है जिसे रिव्यू किया जाएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि वो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं करेगी। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग आज डेलवेयर ट्रायल में गवाही देंगे। शेयर होल्डर ने आरोप लगाया है कि ज़करबर्ग और दूसरे अधिकारियों की वजह से कैम्ब्रिज एनालिटिका प्राइवेसी स्कैंडल के चलते कंपनी पर अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया गया। उस दौरान लाखों यूजर्स का डेटा लीक हो गया जिसे एक पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म ने इस्तेमाल किया। ज़करबर्ग और बाकियों का कहना है कि उनके ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद है। कैरेबियन देश क्यूबा की लेबर मिनिस्टर मार्ता फिएतो को इस्तीफा देना पड़ा है। वजह, उन्होंने दावा किया था कि देश में भिखारी हैं ही नहीं और ये भी कहा था कि जो लोग भीख मांगते दिखते हैं वो आराम से पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जबकि क्यूबा आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में खाने की कमी है, गरीबी बढ़ती जा रही है। संसद में चर्चा के दौरान उन्होंने बयान दिया था जिसका क्यूबा ही नहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी आलोचना हुई थी। और इटली का खूबसूरत कस्बा पोर्तोफिनो टूरिस्ट से भरा है, मगर इस दौरान यहाँ पर कुछ नियम लागू कर दिए गए हैं और सख्ती बढ़ा दी गई है। जैसे पिकनिक, शराब पीना और शरीर के ऊपरी हिस्से में बिना कुछ पहने चलने पर वहाँ रोक लगा दी गई है। और जो इन नियमों को तोड़ेंगे उन पर 500 यूरो यानी करीब 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स में मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम फिर हाजिर होंगे।